हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज का लेक्चर नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, अभी तक पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट को कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व्ड सरफेसेस, जिसमें आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज का लेक्चर नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेंसेज। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के लेंसेज होते हैं। टाइप्स ऑफ लेंसेज हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है हमारा कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है। कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा होता है और कॉनकेव लेंस एक ऐसा होता है। इसको याद करने का, समझने का तरीका ये है कि कॉनकेव में केव मतलब कैविटी बनी होती है और इसमें बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। ठीक है, तो हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेसिक थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है इनका डेरिवेशन, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो आज उसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास है जिसकी वजह से हम लोग एक डेरिवेशन करने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। हम ये मान के चले कि आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस आ रहा होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा और हम लोग अब इसको पढ़ने जा रहे हैं। मान लीजिए ये एक हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है, एक लाइन होती है जिसपे सारे मेजरमेंट्स किए जाते हैं एंड दैट लाइन इज कॉल्ड एज योर प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम लोग क्या नाम देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। और लेंस के बीच में एक पोर्शन होता है, एक पार्ट, उसे बोलते हैं पी, और पी से मतलब होता है यहाँ पे पोल। ये चीज याद रखिएगा, बल्कि यहाँ पे मेंशन करना जरूरी नहीं है क्योंकि अदर चीजें रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे एक चीज रिप्रेजेंट करना होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मीडियम मान लिया हमने n1 और इसका मीडियम मान लिया n2, और यहाँ पे ये कह दिया कि n2 इज ग्रेटर देन n1। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा। अब याद रखिएगा, सारे मेजरमेंट होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस में और दूसरा होता है आपका, सारे मेजरमेंट होते कहां से हैं? पोल से होते हैं। तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u बोला है। याद रखिएगा, यहाँ एक कॉमन नोटेशन रूल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि पोल से अगर कोई चीज लेफ्ट साइड मेजर की जा रही है तो दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव, और पोल के राइट साइड वाला पॉजिटिव, पोल के अप वाला पॉजिटिव और डाउन वाला नेगेटिव। तो यहां से एक स्ट्रेट रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पे इंसिडेंट रे आई। तो इसको यहाँ पे अंदर भेजने से पहले हम लोग एक काम करेंगे कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाएंगे। तो पहले तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है कि ये जिस भी सर्किल का हिस्सा है उसका सेंटर क्या है, और उसके सेंटर की पोल से ऑब्वियसली दूरी r है। r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब याद रखिए, अभी प्लेन सरफेस का तो हमें पता है भाई कि रेयरर से डेंसर लाइट जाएगी तो क्या होगा? लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर जाएगी तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल कैसे बनेगी? तो उसका भी एक तरीका जान लीजिए कि नॉर्मल बनाने के लिए उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाना पड़ता है और ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल लाइन हो गई। ठीक, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। एज वी नो दैट कि n2 इज ग्रेटर देन n1, मतलब ये रेयरर है आपका और ये डेंसर मीडियम है। तो लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, दैट मींस कि इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड विल मीट एट दिस पॉइंट। जहां पे ये रे ऑफ लाइट मीट करेगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? यहाँ पे आई बोल देंगे। तो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन हो गया। ठीक, अब यहां से शुरू होती है पूरी कहानी डेरिवेशन की। ये हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे
और ये हाइट को मान लेंगे h और ये पॉइंट को मान लेंगे आप m मान लेंगे। 3 मेजर एंगल्स यहाँ पे होंगे। एक तो जो देखिए ऑब्जेक्ट से बनेगा अल्फा, और एक जो इमेज पे बनेगा बीटा, और एक बचा हुआ एंगल जो नॉर्मल बना रही है वो गामा। यहाँ पे आर हमने इस तरह से बनाया है और गामा इस तरह से बनाया है। ठीक, पहला काम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। सबसे पहले स्नेल्स लॉ क्या होता है? यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में हमें क्या पता चलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन gives a constant value, and that constant value is called as refractive index of second medium with respect to first medium. थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करेंगे तो आपका आएगा साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल्स टू n सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन n फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ से हमें कंक्लूजन में क्या मिल जाएगा? n1 साइन i इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, इज इक्वल टू n2 साइन r। ठीक, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन का। यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि सिंस एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर sin i नियरली इक्वल टू i। ये हमारा अप्रोक्सीमेशन है, और sin r कैन नियरली बी टेकन एज r। ये अप्रोक्सीमेशन क्यों लिया गया है ये बात समझिए। जब एंगल्स बहुत छोटे हो तो उसका साइन करके निकालो या सिंपल रख दो, दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल आते हैं। बट द कंडीशन इज ओनली एंड ओनली ट्रू फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। तो यहाँ पे जब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी n1i इज इक्वल्स टू n2r। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम एंगल i और एंगल r को निकालें इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अगर आप देखें, मान लो ये हमारा पॉइंट है, वो तो है नहीं करके, हाँ ये मान लो सी पॉइंट है, ये पॉइंट का यहाँ पे तीनों, यहाँ पे एंटर कर रही है, यहाँ पे टच हो रही है पहली बार आके। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर बात करें तो ट्राइंगल ओ आई सी। देखिए यू ऑल कैन सी कि ओ आई सी है। ठीक, इसमें देखिए ये एक एक्सटीरियर एंगल, इट इज समवॉट लाइक ऐसे ओ आई एंड सी। ये एंगल आपका क्या है? आई है, ये एंगल आपका क्या है? अल्फा, और ये एंगल क्या है आपका? बीटा। तो यू ऑल कैन सी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। तो आपको आई की वैल्यू यहां से मिल जाएगी अल्फा प्लस बीटा। आई मिल जाएगा आपको अल्फा प्लस बीटा। नहीं सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है। अच्छा, अब आपका एंगल आई यहाँ पे जरा सा थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, यहाँ अल्फा ना होके हम लोग बेसिकली लेंगे ओ, देखो इसको भी हमने सी दे दिया, इसको डी दे देना। सारे नोटेशन एक बार थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। ट्रायंगल ओ सी डी, ट्रायंगल ओ सी डी। तो एंगल आई कितना आएगा? एंगल आई आपका आएगा, एंगल आई आएगा, आई इक्वल टू आ जाएगा, ट्रायंगल बनाइए ओ सी डी अल्फा एंड गामा एंड दिस आई। तो इन दोनों का सम होगा तो अल्फा प्लस गामा, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक, अब हम लोग कंसीडर करेंगे ट्रायंगल सी आई डी। कंसीडरिंग ट्रायंगल सी आई डी, तो इस केस में क्या होगा? देखिए ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग सी आई एंड डी। तो यहां पे क्या होगा? सी आई डी तो ऐसे होगा कुछ, सी आई एंड डी, ये है आपका आर और ये है आपका बीटा और ये है आपका गामा। तो देखिए गामा यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, तो ये आर प्लस बीटा के बराबर होगा। तो आपका गामा कितना होगा? आर प्लस बीटा, या तो आप यहाँ से आर निकाल लो, आर कितना आएगा? गामा माइनस बीटा। दिस विल बी योर फोर्थ इक्वेशन। अब हमें आई मिल गया, आर मिल गया, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लें इसको, पुटिंग इन
और सेकेंड इक्वेशन आई की जगह क्या रखना है, अल्फा प्लस गामा, तो n1 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू n2, आर की जगह क्या रखना है, गामा माइनस बीटा। थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा n1 अल्फा प्लस n1 गामा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। अल्फा गामा वाला हिस्सा उधर ले जाइए, बीटा वाला इधर ले जाइए, तो n1 अल्फा प्लस n2 बीटा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n1 गामा। तो यहाँ पे आएगा n1 अल्फा प्लस n2 बीटा, गामा बाहर ले लिया तो यहाँ पे आएगा n2 माइनस n1। ये एक इक्वेशन को आप नाम दे दीजिए, मान लीजिए आपकी फिफ्थ इक्वेशन है। इतना फिलहाल आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाहे तो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अब इस ट्रायंगल में कंसीडरेशन करते हैं, लेते हैं ट्रायंगल। अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है ना, अल्फा एंगल बहुत छोटे हैं तो अल्फा को नियरली इक्वल टू क्या मान लिया हमने, tan अल्फा, और बीटा को नियरली इक्वल टू क्या मान लिया, tan बीटा, और गामा को नियरली इक्वल टू मान लिया tan गामा। ठीक, ओके। अब अल्फा निकालिए, देखिए ट्रायंगल OMD, क्या लेंगे यहाँ पे, ट्रायंगल OMD। तो अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर कितना आएगा, परपेंडिकुलर कितना आएगा, MD अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन OM। और tan बीटा क्या होगा, देखिए ट्रायंगल कंसीडर करिए यहाँ पे, tan बीटा के लिए ट्रायंगल IMD, ट्रायंगल IMD, इसके लिए परपेंडिकुलर वही MD आएगा अपॉन बेस कितना आएगा, MI। और गामा के लिए ट्रायंगल MCD, ट्रायंगल MCD, तो आपका कितना आएगा, परपेंडिकुलर तो ये होगा और ये MC, मतलब MD परपेंडिकुलर हो गया अपॉन MC। याद रखिएगा एक चीज यहाँ पे कि आपका OM, क्योंकि आपकी जो OP डिस्टेंस है ना, ये नियरली इक्वल टू 0 है, बहुत थोड़ी OP का, सॉरी ब्लंडर हो जाता है मतलब, PM डिस्टेंस जो है, PM इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना P और MP, इसका कर्वेचर बहुत पतला है, बहुत ही थिन है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका सीधा OM नियरली इक्वल टू क्या बन जाएगा, O से M जाइए या O से P जाइए, क्योंकि ये दूरी बहुत छोटी है, तो इसको हम लोग लिख देंगे OP इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस U। याद रखिएगा OP को, सॉरी PO को, OP को माइनस क्यों लिया गया है, बिकॉज इट इज लेफ्ट साइड, बिकॉज इट इज ऑन दी लेफ्ट साइड, तो इसको माइनस क्यों लिया गया है। तो आपका अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, आपका बेसिकली अल्फा बराबर tan अल्फा है, tan क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब H, MD की जगह क्या रखेंगे, H अपॉन OP की जगह माइनस U। और देखो यहाँ पे देखिए MI है ना, M से I जाओ या P से I जाओ, क्योंकि PM बहुत छोटा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे MI नियरली इक्वल टू PI, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, वही tan बीटा के बराबर, परपेंडिकुलर क्या होगा, H अपॉन PI, राइट साइड में है ना, तो ये जहाँ पे इमेज बन रही है उसको पोल से मेजर करेंगे तो उसको V बोल देंगे यहाँ पे, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो H अपॉन V, क्योंकि राइट साइड में इसलिए पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा MC यहाँ पे क्या होगा, MC नियरली इक्वल टू होगा, देखो M से लेके C जाओ या P से लेके C जाओ, बात एक ही है, MC नियरली इक्वल टू PC, देयरफॉर गामा नियरली इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, गामा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो PC कितना है आपका R है, तो H अपॉन R। तो यहाँ पे रखेंगे पुटिंग इन फिफ्थ इक्वेशन। ठीक, सब रख दिया पे, n1 अल्फा की जगह H अपॉन माइनस U प्लस n2 बीटा की जगह H अपॉन V, H अपॉन V इक्वल्स टू गामा की जगह H अपॉन R, H अपॉन R n2 माइनस n1। तो यहाँ से H जब कॉमन आएगा तो माइनस n1 अपॉन U आएगा और प्लस n2 अपॉन V, तो n2 अपॉन V को पहले लिख लेते हैं, माइनस n1 अपॉन U को बाद में लिख देते हैं।
एच अपॉन आर इक्वल टू एच अपॉन आर N2 माइनस N1। तो देखिए यहाँ से H और H क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आपको फाइनली एक फॉर्मूला मिला कि N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। इस चीज को आप लोग जल्दी से नोट कर लें। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसी का जो मेन पर्पस है इसको ड्राइव करने का वो था कि एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू वेरी थिन लेंस हम लोग ड्राइव कर सकें, जिसे हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लें लेंस मेकर्स फॉर्मूला, हेडिंग डालेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। उससे पहले हम लोग जो डेरिवेशन आया है वो आया है N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। याद रखिएगा N2 का मतलब है कि जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, N1 का मतलब है कि लाइट जिस मीडियम से आ रही है, V का मतलब है जहां पे इमेज बन रही है, U का मतलब है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, R का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट through a very thin double convex lens, डबल कॉन्वेक्स, इसको लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहा जाता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक, इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, तो यहाँ पे अभी से लिख देते हैं कि T नियरली इक्वल टू 0। चलिए पहला काम हम इसका डायग्राम बनाते हैं, बहुत पतला सा लेंस है, इसको जूम करके बनाना है। ठीक, तो थोड़ा सा इसको शेप अब बराबर से बना दें। चलिए, तो सबसे पहला काम हमने इसको एक लेंस बना लिया, बहुत पतला सा लेंस है लेकिन यहाँ पे क्लियर प्रेजेंटेशन हो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जूम करके बना रहे थे। इसे आप लोग देखें यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो कॉन्वेक्स सरफेसेस मिलेंगे हमें देखने को, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर लाई कर रहा होगा, इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन बना दें तो ये थोड़ा सा हमारे लिए साफ हो जाएगा। तो ये इसका पोल यहाँ अलग होगा P1 और इसका पोल यहाँ अलग होगा P2। इस रिफ्रैक्शन के लिए सारे मेजरमेंट पोल से इस सरफेस के लिए, और इस सरफेस के लिए जो भी रिफ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, इस वाले पोल से होगा, P2 से। तो सबसे पहला काम हम इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाएंगे। तो P1 वाले का रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं बनेगा C1, और इसकी पोल से दूरी कितनी होगी, R1 होगी, और P2 वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, C2, और इसकी पहले पोल से दूरी कितनी हो जाएगी, R2। मान लेते हैं यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी पहले वाले पोल से U है, तो यहाँ पे ये लेंस गया, यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट गई। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैच कराना पड़ेगा, तभी तो नॉर्मल बनाएंगे। तो ये बन गई हमारी पहली नॉर्मल लाइन। अब क्या तरीका है, इसे नोट करें फिलहाल। तो हमने क्या किया, ये रे ऑफ लाइट जब यहाँ पे आई तो हमने N1 बना रखा है। N1 कैसे बनती है, कर्व सरफेस के लिए उस पॉइंट को उसी कर्व के, जिस कर्व का हिस्सा है वो पॉइंट उसी के सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाना होता है। तो हमने मिला के एक्सटेंड कर दिया। अब लाइट क्या होगी, हल्का सा बेंड होगी। हल्का सा बेंड होने के बाद अगर ये सेकेंड रिफ्रैक्शन ना हो रहा होता तो लाइट वुड हैव बीन गॉन, ये यहाँ पे आई डैश, ये वर्चुअल इमेज है एक तरह से। ठीक, ये वर्चुअली लाइट कहाँ पहुंच गई होती, थोड़ा सा कम स्ट्रेट है क्या ये, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये रे ऑफ लाइट किधर जाती हुई दिख रही है, ये हम मान लो आई डैश पे बन रही है। ठीक है, अभी इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये N2 है, ये N1 है, ये रेयरर है, ये डेंसर है, और ये फिर से रेयरर है। ठीक,
अब क्या होगा, लाइट यहाँ पे फिर रिफ्रैक्ट करेगी। बस यहाँ पे क्या था कि लाइट रेयर से डेंसर जा रही थी, इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब डेंसर से रेयर जा रही है तो नॉर्मल से अवे जाएगी। तो यहाँ की नॉर्मल कैसे बनाएंगे, यहाँ की नॉर्मल बनाएंगे इसी के सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला के। क्यों, क्योंकि सेकंड कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा। अब क्या होगा, इससे थोड़ा दूर जाएगी तो यहाँ कहीं पे आके इमेज बना देगी। तो आई जो होगा वो P2 से V डिस्टेंस पे होगा, समझिएगा इस बात को। और लेंस की थिकनेस क्या है आपकी, T है। अगर हम फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात करें, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहले सरफेस का रिफ्रैक्शन, मतलब ये मान के चले कि इधर कोई सरफेस नहीं है, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये इक्वेशन लगेगी 2 में जा रही है अपॉन पहले की वजह से इमेज कहां बन रही, V का मतलब क्या है, इमेज जहां पे भी बन रही हो। तो पहले की वजह से लाइट ऐसे गई और ऐसे हल्का सा बेंड हो गई। अब ये कहां पे जा रहा है, आई डैश पे। इसकी आई डैश की दूरी कहां से नापी जाएगी, पहले की वजह से अगर रिफ्रैक्शन होता केवल तो वो V डैश पे कहीं जाके इमेज बन रही होती। तो यहाँ पे V ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, V का लिखने का इंटेंशन यहाँ पे ये है, भले ही V लिखा हुआ है, V का मतलब होता है जहाँ इमेज बन रही हो, लेकिन इस डेरिवेशन में इंटेंशन V का ये था कि जहां पे इमेज बन रही हो। तो पहले की वजह से इमेज तो आई डैश पे बनती हुई दिख रही है ना, अगर सेकंड सरफेस ना होता तो, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस N1 अपॉन U क्या है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हो। तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली P1 से U पे रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, N2 माइनस N1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहले वाले लेंस से हुआ है तो यहाँ पे R1 लिख दो। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन की, फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। जब हम सेकंड रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो हमारा मीडियम चेंज होगा। तो N1 की जगह N2 और N2 की जगह N1, तो यहाँ क्या आएगा N1 माइनस N2। अभी अपॉन में क्या करना है समझिए, N1 माइनस N2 अपॉन R2। यहाँ तो क्लियर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, क्योंकि लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू डेंसर मीडियम। अच्छा, अब ये यहाँ V था ना, तो यहाँ पे ऑब्वियसली V होगा, क्योंकि सेकंड पोल से V डिस्टेंस से बन रही है इमेज। V से क्या इंटेंशन था कि इमेज कहाँ बन रही है, तो सेकंड रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज सच में बन रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेकंड पोल से V की दूरी, I की दूरी कितनी है, V, यहाँ V लिख दिया। अब U क्या है यहाँ पे, देखिए U है ना, U का यहाँ पे क्या इंटेंशन है, वहां तो क्लियर था कि U पे रखा हुआ है, लेकिन U क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो अब इस रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट वर्चुअली वहां पहुंच चुका है जहां पे उसकी इमेज बन रही थी। ये बात समझिएगा, ऑब्जेक्ट वर्चुअली वहां पहुंच गया, तो उस पॉइंट की दूरी सेकंड लेंस से कितनी होगी आप खुद बता दो। यहां तक, यहां से आई डैश की दूरी तो V डैश है, तो यहां से कितनी होगी, V डैश माइनस T। फिर तो समझिए U क्या है, U है ऑब्जेक्ट की दूरी। तो यहां सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट अब यहां नहीं है, सेकंड लेंस पे ऑब्जेक्ट वर्चुअली उस पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो अब सेकंड लेंस से उस पॉइंट की दूरी नापेंगे, तो उस पॉइंट की दूरी फर्स्ट लेंस से V डैश थी, तो सेकंड लेंस से क्या हो जाएगा, थिकनेस ही तो घटेगी लेंस की, तो V डैश माइनस T लिख दिया हमने। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, V डैश माइनस T, ठीक। अब समझिए इस बात को कि सिंस T नियरली इक्वल टू 0, मतलब वेरी थिन लेंस, बहुत पतला सा लेंस है, वेरी थिन लेंस, तो आपको क्या मिल जाएगा जरा बताइए, N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R2। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। थोड़ा सा इसको हम हल्का सा भी और रफ करेंगे ताकि हमारा इक्वेशन हो जाए आसानी से। आप लोग डायग्राम चाहो तो बना लीजिएगा, फिर से हम इस इक्वेशन को ऐड करेंगे। हम लोग करने जा रहे हैं, जैसे इसको सामने से लिख ले, N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1 इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या है, N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R2। और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। कुछ नहीं करना, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देना है। दैट मींस कि लेफ्ट साइड विल बी एडेड टू द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड विल बी एडेड टू द राइट साइड। तो देखिए जब ये दोनों ऐड होंगे कोई साइन चेंज नहीं होगा, N2 अपॉन V डैश और N2 अपॉन V डैश पूरा क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचेगा, N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2, ठीक है।
ये सब नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब यहाँ से अगर हम n1 कॉमन लेते हैं तो आएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, यहाँ से n2 माइनस n1 कॉमन ले लें। ये बात गौर से समझिए, यहाँ से n2 माइनस n1 कॉमन लेंगे तो यहाँ नेगेटिव अपीयर होगा क्योंकि यहाँ n1 माइनस n2 है, ये बात समझिएगा। तो यहाँ पे आएगा 1/r1 और यहाँ प्लस होता अगर हम ये भी n2 माइनस n1 होता तो ये n1 माइनस n2 है तो पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/r2 क्योंकि यहाँ पे हमने n2 माइनस n1 कॉमन लिया है। ठीक, अब ये नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में इसके, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 और इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, इतना फिलहाल आप लोग नोट करें, मैं पूरा रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा आराम से। अब समझिए हमारे पास जो मेनली इक्वेशन आ चुकी है, हमारे पास जो मेन इक्वेशन आ चुकी है वो क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या आया है, n2 माइनस n1 अपॉन n1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, जरा इनको 20 से स्प्लिट करिए, क्या आएगा, n2/n1 माइनस n1/n1, यहां आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, याद करिए हमने ये पढ़ाया था, इट कैन बी रिटन लाइक n2/n1, जहाँ n2/n1 होगा वहाँ n2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखा जा सकता है। तो ये आएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज ऑल अबाउट योर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अभी रुकिए, अगर मान लो इफ आपका u कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, ये नोन फैक्ट है, क्या है, आपका इमेज कहाँ बनेगी, फोकस ऑफ द लेंस पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, इसका एक और मतलब होता है रेस पैरेलल आ रही है, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। अब समझिए 1/v की जगह क्या लिखेंगे, v की जगह क्या लिखेंगे, f और माइनस 1/infinity इज इक्वल टू n2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो समथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी 0, तो आपका आ गया 1/f इज इक्वल टू क्या आएगा, n2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, इतना फिलहाल आप लोग नोट करें। जैसे मान लो ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। इनको कंपेयर करने से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मिलने वाला है हमको। यहाँ पे अगर लिखें कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस, देखिए थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों पूरी क्वांटिटी इक्वल आएगी, तो आपका क्या आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस विल बी योर इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर लेक्चर 1 फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज, जिसमें हम लोगों ने दो चीजें किया, एक तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉन्वेक्स लेंस और एक क्या किया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू डबल कॉन्वेक्स लेंस which is very thin, and this formula and this derivation is also called as your lens makers formula. I hope कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में इसके, ठीक है। थैंक यू सो मच।